एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की जो सभी स्टेप्स थी उसको फुलफिल कर दिया था, उसको पूर्ण रूप से यहाँ पे स्टडी कर लिया था उसका। तो आज हम हमारा ये जो फर्स्ट यूनिट का जो सिलसिला है इसको आगे अगर बढ़ाते हैं तो इसमें अब हमें प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और मेनली वन पर्सन कंपनी है जिसको हम ओपीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसका हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो यहाँ अगर हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की बात करें तो ये जो टर्म्स है ये आपके लिए फैमिलियर है, क्योंकि पहले भी हम इस टर्म से मतलब जा चुके हैं। भले ही 1956 में इसके कुछ और मतलब कुछ स्लाइटली चेंजेस इसमें हुआ है 2013 के एक्ट के अंतर्गत, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको मतलब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में अलग अलग जानकारी देने वाले वीडियो न बनाते हुए यहाँ हम एनालिटिकल स्टडी करने वाले हैं, डिस्टिंग्विश करके प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को। मतलब यहाँ आप अगर इस एक वीडियो की अगर बात करें तो इस एक वीडियो के आधार पर आप पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का मीनिंग, डेफिनेशंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, सभी चीज़ें इसी एक वीडियो के आधार पर आप लिख सकते हो। मतलब अगर हम ऐसे टुकड़ों में जानकारी लेते तो वो उतनी ज़्यादा आपकी जो रिक्वायरमेंट है नॉलेज की वो फुलफिल नहीं करता, जो हम यहाँ पर डिस्टिंग्विश के रूप में ले रहे हैं। मतलब एक ही बेसिस पे, एक ही डिस्टिंग्विश का बेसिस रहेगा, एक ही अंतर का आधार रहेगा और उस आधार पे प्राइवेट कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स है और पब्लिक कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसका ओवरऑल व्यू आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। सो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन अ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, जिसमें यहाँ पे आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखे हुए पॉइंट्स है वो पॉइंट्स डिस्टिंग्विश के या डिस्टिंक्शन के जो बेसिस है, अंतर का जो आधार रहने वाला है, वो पॉइंट आपके सामने लिखे हुए है। आपको क्या करना है कि जैसे मैं वीडियो में अभी हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी, मतलब प्राइवेट कंपनी की क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, पब्लिक कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, सभी आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करूंगी। तो आपको एक काम करना है कि आपके जो नोटबुक है उस पर 3 कॉलम में आपको ये बनाना है, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, देन पब्लिक प्राइवेट कंपनी और लास्ट कॉलम पब्लिक कंपनी। ऐसे 3 इसमें ये बेसिस यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं और इसके बाद जो इसकी जानकारी रहेगी वो आपको मेरे वीडियो से सुन के आगे लिखनी है। इतना आपका काम है। तो इसके बाद अभी हम शुरू करते हैं बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन के आधार पर, या जो फर्क हमें करना है उसके लिए जो हमने आधारभूत घटक यहाँ पे लिए हैं उसके आधार पे हम प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी में यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे डिस्टिंक्शन का दिया हुआ है मिनिमम सब्सक्राइबर्स। अब अगर मिनिमम सब्सक्राइबर्स की हम बात करें तो जो प्राइवेट कंपनी है इसमें 1 पर्सन कंपनी छोड़ के, मतलब जो जितनी भी 1 पर्सन कंपनी होगी उनका अंतर्भाव प्राइवेट कंपनीज में ही होने वाला है। मतलब वो एक काइंड या एक प्रकार माना गया है प्राइवेट कंपनी का, जो ओपीसी है। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक्सेप्ट ओपीसी, जो जितनी भी अदर प्राइवेट कंपनीज है उसमें मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स रहने चाहिए। मतलब मिनिमम 2 सब्सक्राइबर कम से कम रहेंगे तब जाके वहां पे काम जमेगा। उसके बाद अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी के लिए जो मिनिमम सब्सक्राइबर की लिमिट है या मिनिमम सब्सक्राइबर की जो रिक्वायरमेंट है वो 7 है। मतलब 7 मिनिमम सब्सक्राइबर्स पब्लिक कंपनी में होने चाहिए। अब पहला पॉइंट हमने देख लिया, इसके आधार पे आपको समझ आ गया होगा कि बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन में आपने लिखा है मिनिमम सब्सक्राइबर, तो आप प्राइवेट कंपनी में लिखेंगे एटलीस्ट 2 मिनिमम सब्सक्राइबर और पब्लिक कंपनी में लिखेंगे एटलीस्ट 7 मिनिमम सब्सक्राइबर। वहीं आप प्राइवेट कंपनी के ही कॉलम में लिख सकते हो कि अगर बात हम ओपीसी की करें तो वहां पर मिनिमम सब्सक्राइबर की जो रिक्वायरमेंट है वो 1 है, वहां पे एटलीस्ट 1 मिनिमम सब्सक्राइबर होता है ओपीसी में। सेकेंड पॉइंट हमारा जो या सेकेंड बेसिस है डिस्टिंक्शन का वो है मैक्सिमम मेंबर्स। अब मिनिमम देखिए, मैक्सिमम भी देखना पड़ेगा। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ 2013 और अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनी लॉ 2013 द नंबर ऑफ मैक्सिमम मेंबर इन प्राइवेट कंपनी इज 200। मतलब यहाँ पर 200, ये जो पहले ये 50 थी, मतलब कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 पुराने वाले लॉ के अंतर्गत। बट अभी जो न्यू अमेंडमेंट हुआ है या न्यू कंपनी लॉ 2013 है, इसके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट कंपनी है उन प्राइवेट कंपनी की मिनिमम मेंबर्स की जो संख्या है, नंबर है, वो
मैक्सिमम 200 है, मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। सो मैक्सिमम सब्सक्राइबर 200 इन प्राइवेट कंपनी। और वहीं अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी मर्यादा डाली नहीं गई है। जैसे प्राइवेट कंपनी में 200 है, वैसी पब्लिक कंपनी के लिए कोई भी मर्यादा नहीं है। यहाँ पे मतलब मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स रह सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड नंबर का पॉइंट है या जो बेसिस है जिसके आधार पे हम डिस्टिंक्शन करेंगे, वो थर्ड पॉइंट है आर्टिकल्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो हर कंपनी को बनाना होता है, उसमें प्राइवेट कंपनी भी नहीं छूटेगी और पब्लिक कंपनी भी नहीं छूटेगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पीछे भी विषय किया था, जब हम यहाँ पे थोड़ी जानकारी ले रहे थे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब फॉर्मेशन की जो स्टेज थी, वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो बनाने के लिए या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने के लिए आपको टेबल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं पब्लिक कंपनी के लिए। जैसे हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए टेबल ABCDE लिया था, और उसके बाद जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए FGHI ऐसा लिया था वहां पे। तो ये सब जो टेबल है सेक्शन 1 के अंतर्गत, उनका आधार लेके अब हमें आर्टिकल्स के बारे में जानकारी लेनी है। तो अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करिए, मैंने आपको वहां भी बताई थी जब हमारा वो वीडियो हुआ है कि प्राइवेट कंपनी के लिए एज सच ऐसा कोई भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर नहीं है जिसमें आप अपना जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है या आर्टिकल्स है वो बनाओगे। मतलब प्राइवेट कंपनी को बनाना पड़ता है, बट वो अकॉर्डिंग टू नीड उनके इंटरनल मैनेजमेंट के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करते हैं। वहीं अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में अगर लिमिटेड बाय शेयर टाइप की कंपनी है तो उन्हें जो टेबल F है, ऐसा एक सेट है, वहां पे मॉडल है, प्रिस्क्राइब मैनर है जिसमें वो बनाना पड़ता है। जैसा अगर हमने अभी जैसे एग्जांपल लिया कि अगर वहां पे गारंटीड बाय शेयर ऐसी वो टाइप की कंपनी है या उन्होंने स्वीकार किया है इस प्रकार का कंपनी के, तो उन्हें जो है टेबल F में ही वहां पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये सब हमने आज यहाँ पे जो आज हम ये देख रहे हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के संदर्भ में, तो यहाँ जो जानकारी आपको मिल रही है ये जानकारी कुछ हम डिस्टिंक्शन के आधार पे ले सकते हैं या कुछ जानकारी यहाँ पे आप ऐसे थोड़ा मतलब इस फर्क स्पष्ट करो के अलग भी आप लिख के रख सकते हो। मतलब आपको वो पिन पॉइंट होते रहेगा कि ये सब चीजें हमने आगे भी पढ़नी है। जैसा टेबल्स के बारे में हम फुल फ्लेज इसमें जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ेंगे तब उसकी जानकारी लेनी है। तो इसीलिए आप ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट्स भी जिसको हमें आगे समझना है वो आप लिख के रख सकते हो। तो ये हमारा सेकेंड था। थर्ड पॉइंट था आर्टिकल्स, जिसमें हमने यहाँ पे देखा कि प्राइवेट कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे बनाएगी और पब्लिक कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे बनाएगी। उसके बाद जो यहाँ फोर्थ पॉइंट है वो है रेजिंग ऑफ कैपिटल। अब ये जो रेजिंग ऑफ कैपिटल है ये पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे जो मतलब प्राइवेट कंपनीज है और पब्लिक कंपनीज है वो किस प्रकार से अपना कैपिटल रेज करती है। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो केवल और केवल जो मतलब यहाँ पे हम प्राइवेट प्लेसमेंट लेटर या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर बोलते हैं उसके अंतर्गत ही कैपिटल रेज करती है। लेकिन वहीं अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी जो आम जनता है उन्हें प्रोस्पेक्टस इशू करती है सबसे पहले, और उस प्रोस्पेक्टस के आधार पे वो पब्लिक से भी फंड रेज करती है, कैपिटल रेज करती है और साथ ही साथ प्राइवेट प्लेसमेंट का भी आधार लेती है। मतलब यहाँ पे जो रेजिंग ऑफ कैपिटल है वो पब्लिक के थ्रू प्रोस्पेक्टस इशू करके कैपिटल रेज किया जाता है। और प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ केवल और केवल प्राइवेट प्लेसमेंट ही चलता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो दिया हुआ है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो जो प्राइवेट कंपनी है यहाँ पर जो मिनिमम अमाउंट है या मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ये रिसीव होने के पहले ही यहाँ पे जो मतलब जो अमाउंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का वो रिसीव नहीं भी हुआ है फिर भी सिक्योरिटीज अलॉट कर दी जाती है। लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो यहाँ पे जो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो एक सीमा बनाई गई है, जब तक वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हासिल नहीं होता तब तक के लिए सिक्योरिटीज अलॉट नहीं की जाती। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में हम देखेंगे कि कौन सी कंपनी के शेयर्स के पास ट्रांसफरेबिलिटी है मतलब हस्तांतरणीयता है और कौन सी कंपनियां अहस्तांतरणीय शेयर
की मालिकान होती है। तो अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो जहां हम बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनी के शेयर ये नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब ये हस्तांतर नहीं किए जाते सहसा। और वहीं अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो ये जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ये मुक्त रूप से हस्तांतरित किए जा सकते हैं। और ये भी सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट पब्लिक कंपनी के संदर्भ में माना जाता है। उसके बाद है पब्लिक डिपॉजिट्स। अब अगर पब्लिक डिपॉजिट्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। वे केवल और केवल जो प्राइवेट प्लेसमेंट्स है वो भी अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और मेंबर के बीच में ही रखती है, मतलब उनका दायरा सीमित है। लेकिन वही अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक डिपॉजिट स्वीकार भी करती है और उसी के आधार पे वो आगे जाके अपना सभी काम भी करती है। मतलब पब्लिक डिपॉजिट्स प्राइवेट कंपनी में नहीं लिए जाते और पब्लिक कंपनी में लिए जाते हैं। उसके बाद जो पॉइंट है वो है डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, मतलब कम से कम 2 डायरेक्टर्स यहाँ पे बोले गए हैं। वहीं पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं। और अगर हम ओपीसी की बात करें तो वहां पे कम से कम 1 डायरेक्टर होना चाहिए। अब आगे जाके ओपीसी का हम इस वीडियो के बाद ओपीसी ही लेने वाले हैं, इसीलिए वहां पे हम उसका पूरा अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम केवल ध्यान देते हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनी पर। तो इसीलिए डायरेक्टर की संख्या प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 बताई गई है। उसके बाद है रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर। मतलब अब यहाँ पे जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इनकी अगर हम बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिटायरमेंट के लिए भी कोई प्रोविजन की गई है क्या या कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, ये हमें देखना होगा। तो जो रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्राइवेट कंपनी है तो एज सच प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स के रिटायरमेंट के लिए कोई मतलब रोटेशन में रिटायरमेंट होना चाहिए ऐसी कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। लेकिन वही अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो जितना हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का टोटल वहां पे नंबर है उस टोटल नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 2/3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और अगर हम बात करें कि 2/3 भी नहीं तो 1/3 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वैसे 2/3 होने चाहिए बट 1/3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो संख्या है, जो नंबर है, वो एनुअल जनरल मीटिंग में रोटेशन में रिटायर्ड होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे पब्लिक कंपनी के लिए बताया गया है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी संकल्पना प्राइवेट कंपनी में बिल्कुल नहीं मतलब लागू की जाती। प्राइवेट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए कोई ऐसी निर्बंध नहीं है। लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी में उनके टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या के 1/3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, स्वतंत्र संचालक होने चाहिए। उसके बाद है फाइलिंग कैजुअल वैकेंसी इन डायरेक्टर्स ऑफिस। तो प्राइवेट कंपनी एज सच कोई भी ऐसा फाइल नहीं करती है जो कैजुअल वैकेंसी निर्माण होती है इसके लिए डायरेक्टर ऑफिस में, लेकिन पब्लिक कंपनी को ये अधिकार है, ये राइट है कि वो फाइल कर सकती है अगर कैजुअल वैकेंसी वहां पे निर्माण हो रही है। आकस्मिक अगर कोई जगह वहां पे उनकी डायरेक्टर की खाली होती है तो वो भरने के लिए वहां पे डायरेक्टर ऑफिस से परमिशन ली जाती है। उसके बाद है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। अब मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की अगर हम बात करें तो फिर से प्राइवेट कंपनी के लिए कोई भी अमाउंट का बंधन नहीं डाला है, कोई भी यहाँ पे एक्चुअल ऐसा मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है जिसको हम बोलेंगे कि इतना ही रेम्यूनरेशन आप डायरेक्टर्स को पे कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। प्राइवेट कंपनी में फुल्ली यहाँ पे मतलब फ्रीडम है, लिबर्टी दी गई है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में कहा गया है कि हर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी में अगर आप डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो वो रेम्यूनरेशन कभी भी नेट प्रॉफिट के 11% से ज्यादा या जिसको 11% से एक्सीड हम बोलेंगे वो नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन डाला गया है कि पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर्स का जो रेम्यूनरेशन है वो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है कोरम। अब ये कोरम को मराठी या हिंदी में स्पेशली इसे गणपूर्ति कहा जाता है। और ये जो गणपूर्ति है या जिसको हम अंग्रेजी में कोरम कहते हैं, ये क्या होता है मैं आपको 1 मिनट में बता देती हूँ, आपको सभी को पता होगा लेकिन फिर से इस एक संकल्पना को हम रिकॉल कर लेते हैं कि कोरम या गणपूर्ति क्या होती है। तो जब किसी भी मतलब कंपनी में मीटिंग या सभाओं का आयोजन किया जाता है तो वो सभा वैध या वैलिड, वो मीटिंग वैलिड
तभी मानी जाएगी जब आपके जितने भी पूरे सदस्य हैं उन सदस्यों में से कम जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम या मिनिमम उतने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, तभी आपकी मीटिंग वैलिड है। अब अगर हमने यहाँ पे गणपूर्ति का अर्थ समझ लिया कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु इज प्रेजेंट इन मीटिंग, मतलब जो मीटिंग में प्रेजेंट है, ऐसे मिनिमम नंबर जो है वो कोरम कहलाता है। तो कोरम अब प्राइवेट कंपनी में कितना होगा, तो यहाँ पे कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। अगर 2 सदस्य आपकी सभा में, आपकी मीटिंग में उपस्थित है, तभी आपकी मीटिंग वैलिड है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब थोड़ा वाइडर स्कोप आता है जब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। मैं आपको जब यहाँ पे कंपनी लॉ पे मतलब लेक्चर आपका लेती हूँ, तो इसके लिए मैं 2 स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो फॉलो करती हूँ उन बुक्स को, और उसके बाद आपको यहाँ पे पूरी जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन हैरत की बात ये है कि ये जो कोरम है पब्लिक कंपनी का, इसकी जो अमाउंट, मतलब इसकी जो नंबर है, संख्या है कोरम के लिए पब्लिक कंपनी की, वो दोनों स्टैंडर्ड बुक में वहाँ पे मतलब ऐसा एक मोटे मोटे रूप में बता दिया है कि 5 से 30 तक का ये कोरम की संख्या। जैसा हमने प्राइवेट कंपनी में देखा कि कम से कम 2 लोग कोरम, वहां पे गणपूर्ति कितनी होगी, मिनिमम 2 अगर है तो ही वो सभा वैलिड है, मीटिंग वैलिड है, और वहां कोरम की जो नंबर है वो 2 माना गया है। लेकिन पब्लिक कंपनी के संदर्भ में वो दोनों स्टैंडर्ड किताब में बताया गया है कि 5 to 30, बट ऐसा स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो स्पेशल जानकारी, वो पूर्ण जानकारी मुझे 11th स्टैंडर्ड की किताब में मिली है। इसीलिए 11th और 12th को बेस कहा जाता है किसी भी स्ट्रीम का। जो आपकी स्टैंडर्ड लेवल की बुक्स, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जो हाई लेवल की बुक्स है, वो उतना क्लियर नहीं बता रही। जो जानकारी हमें 11th स्टैंडर्ड की किताब में मिली है, तो वो मैं अभी आपको यहाँ बताती हूँ कि पब्लिक कंपनी के लिए जो कोरम है, अगर पब्लिक कंपनी की सदस्य संख्या 1000 तक है, मतलब टोटल अगर हम कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 1000 तक उस पब्लिक कंपनी की संख्या है, तो वहां पे कोरम है 5 या 5। और अगर पब्लिक कंपनी की जो संख्या है वो 1000 से 5000 तक है, मतलब अब यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट बताई गई है। तो 1000 से अगर 5000 तक है, तो वहां पे जो कोरम की संख्या है वो है 15 यानी कि 15। और अगर सदस्य संख्या 5000 से ज्यादा हो जाती है, मतलब मिनिमम 7 और जो मैक्सिमम है वो 5000 के ऊपर अगर चली जाती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर रिक्वायरमेंट फॉर कोरम इज 30 हो जाता है। तो अब आपको समझ आया होगा कि कम से कम अगर मतलब कम से कम 7, ज्यादा से ज्यादा 1000 सदस्य अगर है, तो वहां पे 5 संख्या या 5 लोग जब किसी सभा में उपस्थित रहेंगे तो ही वो सभा वैलिड होगी। इसीलिए गणपूर्ति 5 है। और अगर मिनिमम 7 और मैक्सिमम हमने कहा कि 5000 तक का है, तो वहां पे गणपूर्ति या कोरम बनता है 15। और अगर मिनिमम 7 और मैक्सिमम के लिए हमने अगर 5000 के ऊपर अमाउंट है हमारे मैक्सिमम मेंबर्स का, या सदस्य संख्या 5000 के ऊपर जाती है, तो कोरम बन जाता है 30 पब्लिक कंपनी के लिए, या 30 फॉर पब्लिक कंपनी। और जब 30 लोग किसी एक सभा में उपस्थित होंगे, तभी वो सभा वैलिड होगी, जब सदस्य संख्या 5000 से ऊपर हो जाएगी। तो ये है इंफॉर्मेशन अबाउट कोरम। उसके बाद हम 14th नंबर पे जाते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट ऑन एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। तो जो प्राइवेट कंपनीज है, इन्हें कोई भी रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग के आधार पर रजिस्ट्रार को पेश करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें, तो हर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी को यहाँ पर अपने एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स की जो यहाँ पे एक, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्टर्स ने जो तैयार की गई जानकारी है, उसके आधार पे एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है और वो सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद है सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट भी प्राइवेट कंपनी के लिए एज सच प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं बनाना होता है, बंधनकारक नहीं होता है। लेकिन अगर हम सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट की बात अगर करते हैं अपने पब्लिक कंपनी के लिए, तो पब्लिक कंपनी के लिए यहाँ पे कुछ बंधन डाले गए हैं, और वो बंधन या कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। और वो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जब हर एक लिस्टेड कंपनी या एवरी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 करोड़ से ज्यादा है, तो उसे सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता है। और अगर उसका टोटल टर्नओवर
250 करोड़ से ज्यादा अगर जा रहा होगा तो भी वहां पे सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ता है पब्लिक कंपनी को, और वो रिपोर्ट बना के डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, या जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारे स्मॉल शेयर होल्डर्स यानी कि जो लघु अंश धारक है, जिनकी कम संख्या में, मतलब हमारे कंपनी में जिनका ये है, तो ऐसे अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स मतलब जिनकी शेयर्स की जो संख्या होती है वो कम होती है, तो ऐसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए उनके हित का, कभी उनके हित के साथ, इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे उनके हित को दबाया न जाए, जो बलवत्तर लोग हैं वो उन्हें न कर दे, इसलिए उनका भी एक डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होना चाहिए। इसीलिए स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर की संकल्पना लिस्टेड पब्लिक कंपनी में स्पेशली देखी जाती है, प्राइवेट कंपनी में इसका कोई भी प्रावधान नहीं बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को समझने की कोशिश की है। अगर हम प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को अलग अलग वीडियोस में समझते फिर भी यही सब पॉइंट्स से हमें गो थ्रू होना था, और इसीलिए हमने यहाँ पे एक आइडिया करके कि जिसमें हम प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को एक ही समय में समझ ले, इसकी आज यहाँ पे कोशिश की है। मुझे आशा है ये आपको समझ आया होगा। शुक्रिया।